दोस्तों, फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 6 हमें सिर्फ एक कहानी नहीं देता, बल्कि हमें उस डरावनी दुनिया के और भी गहरे रहस्यों में धकेल देता है, जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। इस एपिसोड ने हमें पूरी तरह हिलाकर रख दिया है और आज हम इसकी पूरी कहानी और इसमें छुपी हुई थ्योरीज को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एपिसोड 5 खत्म हुआ था। जेड अपनी मशरूम ट्रिप से बाहर आता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। उसकी आंखों में डर भी है और एक अजीब सी उम्मीद भी। वह बार बार यही दोहरा रहा होता है कि उसे इस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन उसकी बातों में इतनी अजीब चीजें होती हैं कि कोई भी उसे सीरियसली लेने को तैयार नहीं होता। जेड बताता है कि उसने टनल्स के अंदर कुछ ऐसा देखा जो इस पूरे रहस्य की जड़ हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां। वह कहता है कि ये कोई साधारण हड्डियां नहीं हैं, बल्कि इन्हें किसी रिचुअल में बलिदान किया गया था। और यहीं से वह एक बहुत बड़ी थ्योरी देता है। जेड का मानना है कि हर संस्कृति और हर धर्म में मरे हुए लोगों के अवशेषों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्राचीन मिस्र में मम्मी बनाई जाती थी ताकि आत्मा शरीर को पहचान सके। कुछ जगहों पर अस्थियों को पवित्र माना जाता है और कुछ जगहों पर इन्हें श्राप से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या इस टाउन का श्राप भी इन्हीं हड्डियों से जुड़ा हुआ है? जेड कहता है कि ये हड्डियां ही इस पूरे टाउन के अभिशाप का एंकर हैं। अगर इन्हें ढूंढकर नष्ट कर दिया जाए या इन्हें लेक ऑफ टीयर्स में ले जाकर मुक्त कर दिया जाए, तो शायद यह टाउन भी खत्म हो सकता है और सभी लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक और डरावनी संभावना सामने आती है। क्या इन हड्डियों की वजह से ही मॉन्स्टर्स को अमरता मिली है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि दिन में जो मॉन्स्टर्स टनल्स में छिपे रहते हैं वो सिर्फ आराम नहीं कर रहे, बल्कि इन हड्डियों की रक्षा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ बॉयड है, जो इस पूरी बात को मानने से इनकार कर देता है। उसके लिए जेड की बातें सिर्फ एक नशे में की गई बकवास हैं। वह साफ कह देता है कि वह किसी को भी एक सुसाइड मिशन पर टनल्स में नहीं भेज सकता। लेकिन यहीं पर जेड एक बहुत गहरी बात कहता है। तुम कब तक इस टाउन को जोड़कर रखोगे? जब चीजें बदलेंगी तुम सबको खो दोगे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक चेतावनी है। यहां से एक नई थ्योरी निकलती है कि आगे चलकर टाउन के लोग बॉयड के खिलाफ हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि बॉयड सिर्फ पुराने तरीकों पर अटका हुआ है और कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, और शायद यही चीज एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगी। बाहर आकर बॉयड यह सब कैनी को बताता है। तभी कैनी उसे विक्टर की बनाई हुई एक ड्राइंग देता है। उस ड्राइंग में मैन इन येलो विक्टर की मां मिरांडा को खा रहा होता है। जैसे ही बॉयड उस बारे में पूछने की कोशिश करता है, तभी कॉलोनी हाउस में हड़कंप मच जाता है। विक्टर छत के किनारे पर खड़ा होता है। सबको लगता है कि वह कूदने वाला है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। विक्टर वहां खड़ा होकर अपने अतीत को याद कर रहा होता है। वह बॉयड को बताता है कि जब वह छोटा था तब एक आदमी ने इसी छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह इस जगह से इतनी नफरत करने लगा था कि उसने हार मान ली। ये कहानी एक बहुत बड़ा संकेत देती है कि यह टाउन एक लूप में फंसा हुआ है। जो लोग यहां से निकलने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, वो धीरे धीरे टूट जाते हैं और आखिर में हार मान लेते हैं। तो क्या भविष्य में हमारा कोई मेन कैरेक्टर भी ऐसा ही कदम उठाएगा? यहीं पर विक्टर एक और बड़ा सुराग देता है। मैन इन येलो एक बड़ी ब्राउन कार में आया था। अब यह डिटेल छोटी लग सकती है, लेकिन इस सीरीज में कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता। इसका मतलब है कि मैन इन येलो का इस टाउन से कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है, या वह बाहर की दुनिया से आया हुआ कोई इंसान हो सकता है। अब दूसरी तरफ कहानी हमें लेकर जाती है सोफिया की तरफ। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, सोफिया असल में मैन इन येलो का रूप है। वह हेनरी को अपना शिकार बनाने के लिए एक खतरनाक प्लान बना रही होती है। गैस स्टेशन के बार में वह हेनरी के साथ बैठती है, उससे बातें करती है, उसे सहानुभूति देती है ताकि वह उस पर भरोसा करने लगे, और फिर
वह जानबूझकर अपने हाथ को कांच से काट लेती है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। वह चुपके से अपने खून की कुछ बूंदें हेनरी की ड्रिंक में मिला देती है। अब सवाल यह है, वह ऐसा क्यों करती है? क्या वह खून के जरिए हेनरी के दिमाग को कंट्रोल करना चाहती है? क्या वह उसे विजन्स दिखाना चाहती है? या फिर क्या उसे किसी का रूप लेने के लिए पहले उसका खून पिलाना जरूरी होता है? एक और खतरनाक थ्योरी यह भी कहती है कि सोफिया अब हेनरी का रूप लेकर विक्टर के करीब जाना चाहती है, क्योंकि विक्टर ही मैन इन येलो को एक्सपोज करने की आखिरी कड़ी है। और अगर ऐसा है तो विक्टर बहुत बड़े खतरे में है। अब कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। टाउन की टीम तालाब से वापस लौट आती है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं हैं। वो अपने साथ रॉजर की लाश लेकर आए हैं और उसका हाल देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसका मुंह तारों से सिला हुआ है और उसकी आंखों पर बटन लगे हुए हैं। वह बिल्कुल किसी डरावनी डॉल जैसा दिख रहा है। डोना और टैबिथा बताते हैं कि उन पर बड़ी बड़ी डॉल्स ने हमला किया था, लेकिन टैबिथा ने उनमें से एक को भाले से मार गिराया। यहीं पर सारा के भाई नेथन की पुरानी थ्योरी फिर सामने आती है कि इस टाउन में जो भी मरता है उसके डर जंगल का हिस्सा बन जाते हैं। अगर ये सच है तो सिकार्ड्स नेथन के डर थे, डॉल्स टैबिथा के डर हैं। तो अब सवाल यह है, क्या रॉजर भी एक नया मॉन्स्टर बन जाएगा? क्या उसकी लाश भी रात को जिंदा हो जाएगी? इस टेंशन के बीच अचानक डोना को हार्ट अटैक आ जाता है। क्रिस्टी और मैरियल उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी धड़कन रुक जाती है। वो मर चुकी होती है। सब हार मान लेते हैं, लेकिन बॉयड नहीं। वह पागलों की तरह उसकी छाती को दबाता रहता है और कहता है, तुम मेरी इजाजत के बिना नहीं मर सकती। और तभी चमत्कार होता है, डोना वापस जिंदा हो जाती है। अब यह सिर्फ एक मेडिकल मिरेकल नहीं है, यह इस टाउन के नियमों पर सवाल खड़ा करता है। क्या यहां उम्मीद भी एक ताकत है? क्या बॉयड के विश्वास ने सच में डोना को वापस ला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, जब डोना कुछ समय के लिए मर चुकी थी तो क्या उसने असली दुनिया की कोई झलक देखी? क्या वह कुछ ऐसा जानती है जो आगे चलकर सबको बचा सकता है? अब कहानी हमें फातिमा की तरफ ले जाती है। वह एक अजीब सा मिट्टी का पुतला एक गोलम बनाती है। वह बताती है कि बचपन में उसके पिता उसे जिन्न, विष्णु, कृष्ण और गोलम की कहानियां सुनाते थे। वह मानती है कि अगर डर सच हो सकता है तो उम्मीद भी सच हो सकती है। यहां से एक नई और पॉजिटिव थ्योरी निकलती है। अगर मॉन्स्टर्स डर से बने हैं तो शायद एक रक्षक उम्मीद से बन सकता है। क्या फातिमा का गोलम भविष्य में लोगों को बचाएगा, या फिर यह भी किसी खतरे की शुरुआत है? अब एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है। जूली और सारा का जूली सारा से माफी मांगती है और कहती है कि यह टाउन लोगों के दिमाग से खेलता है। वह खुद टाइम ट्रैवल करके यह सब अनुभव कर चुकी है। यहां से एक और वाइल्ड थ्योरी सामने आती है। क्या जूली ही वो इंसान है जो भविष्य में इस टाउन से बाहर निकलकर क्रोमिनोकल नाम की किताब लिखेगी? और क्या वह किताब टाइम में पीछे जाकर लोगों के पास पहुंचती है ताकि वे उसे गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकें? अब अकोस्टा को मत भूलना। भले ही वह बेसमेंट में व्यस्त हो, लेकिन हो सकता है कि उसे वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो मैन इन येलो की सच्चाई खोल दे, जैसे कि सोफिया के असली अस्तित्व का कोई सबूत। क्योंकि अगर मैन इन येलो ने उसका रूप लिया है तो असली सोफिया कहीं ना कहीं तो रही होगी, और अगर उसका कोई सामान, फोटो या रिकॉर्ड मिल जाता है तो पूरा खेल बदल सकता है। अब एपिसोड अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। डोना को होश आ जाता है और बॉयड बाहर शेड की तरफ जाता है। तभी उसे फादर खत्री का विजन दिखाई देता है। वह उसे चेतावनी देता है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अब बॉयड समझ जाता है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वह जेड की बात पर भरोसा करने का फैसला करता है और एक बड़ा हथौड़ा लेकर बेसमेंट की उस दीवार को तोड़ने जाता है जहां जेड ने दरवाजा देखा था। दीवार टूटती है और सच में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा सामने आता है। यह साबित कर देता है कि जेड झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। यह दरवाजा कहां जाता है? टनल्स या किसी नए जाल में? क्या यह आजादी का रास्ता है या मौत का दरवाजा? और सबसे खतरनाक बात, क्या टाउन ने खुद जेड को यह सब करने के लिए इस्तेमाल किया है? क्योंकि इस सीरीज में हर बार
जब कोई सच्चाई के करीब पहुंचता है तो चीजें और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। एपिसोड 6 हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ता है जहां हमारे पास जवाब कम है और सवाल ज्यादा। हड्डियां, सीक्रेट दरवाजा और हेनरी के अंदर गया हुआ जहरीला खून। अब आगे क्या होगा? क्या जेड और बॉयड का फैसला सबको आजादी देगा या सबको बर्बादी की तरफ ले जाएगा? यह जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तय है, अब खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक